वो ये कहना चाहते हैं जिस तरह से ये हटा के कि एनसीईआरटी में कि भाई जाति प्रथा थी, जाति प्रथा में तो कोई शोषण हुआ नहीं। जब शोषण ही नहीं हुआ ऐतिहासिक रूप से तो आरक्षण की क्या ज़रूरत? ये उनका लॉजिक है और ऐसा करते आ रहे हैं। जो गरीब से गरीब आदमी जीएसटी देता है, अमीर से अमीर आदमी भी जीएसटी देता है। मतलब कहाँ बराबरी है? बताइए मुझे। में कांग्रेस इस बात पर ध्यान रखेगी जिस बात की चर्चा वो बार बार कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या विधानसभा चुनाव में जब सीटों का आवंटन वो करेंगे बिहार में या किसी भी राज्य में, तो क्या सभी लोगों को उनकी हिस्सेदारी के अनुसार मिले? यहाँ पर सरकार ने आर्थिक बर्बादी का जो संचालन किया है जब से यहाँ पर आई है, आप देख रहे हैं व्यवस्था ऐसी जिसमें हमने जो गरीब हैं उनको महफूज रखा मनरेगा स्कीम से, और दूसरी तरफ देश की वृद्धि हुई 10% गिर। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो उठी है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बिहार में चर्चा चल रहा है कि इस बार बिहार में क्या होगा। बहुत ही दिलचस्प होने वाला है विधानसभा चुनाव, क्योंकि कई सारी पार्टी ताबड़तोड़ मेहनत कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी का बिहार में आगमन होता है और राहुल गांधी के आने के बाद बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन होता है बिहार के पटना के बापू सभागार में, और उसके बाद यहाँ पे कार्यकारिणी बैठक भी शुरू हो चुकी है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के बड़े लीडर अंशुल अभिजीत हैं, जो कि पटना साहिब से प्रत्याशी भी थे लोकसभा चुनाव के। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा चुनाव तो खत्म हो चुका है, हालांकि उसमें असफलता भी हासिल हुई आपको। विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, तैयारियां तो हमेशा चलती ही रहती हैं। सियासत में कोई आराम से तो रहता नहीं है। कांग्रेस हर मुद्दे पे, हर मोर्चे पे आगे रही है और हर बात पे हम मुखालिफत कर रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा हो या एग्ज़ाम का मुद्दा हो, किसी भी बात पे। और राहुल गांधी जी यहाँ आ भी चुके हैं और वैसे भी वरिष्ठ जो हमारा नेतृत्व है यहाँ पर आता जाता रहता है, बातचीत होती रहती है, सियासत होती रहती है। हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारा एक गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ नहीं रही। यहाँ पर एक मजबूत सुदृढ़ एक गठबंधन है, उसमें हम साथ मिलके लड़ेंगे। और यहाँ के लोग विकल्प तो ढूंढ ही रहे हैं, इतने परेशान हैं। यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है, गुर्बत का मुद्दा है, पहुँच नहीं पा रही हैं चीज़ें, और एक तरह से विफल रही है ये सरकार। तो मुझे लगता है लोग एक तरह से एक विकल्प ढूंढ रहे हैं और ज़रूर गठबंधन को वोट देंगे। राहुल गांधी का आना बिहार में लगता है बिहार की राजनीति को प्रभावित कर पाएगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस अभी भी बिहार में बैकफुट पर है, जो बाकी पार्टियां हैं उनसे आगे हैं। नहीं, देखिए, हमारा एक एक मुहिम हमने चलाई थी, एक सामाजिक न्याय की। एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई थी, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई थी। उसमें जो जो एक तरह से जो हुजूम, जो एक तरह से उत्साह, जो ऊर्जा सचमुच देखने लायक थी। मैं खुद साथ में था, उनके साथ कदम कदम हम चले यहाँ पर। तो सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है, जो संविधान का मुद्दा है, अभी भी वही मुद्दा है। और हर रोज ऐसे ऐसे कदम जो सरकार उठा रही है, जो मोदी सरकार, जो भाजपा उठा रही है, ऐसे लगता है कि ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ। हर हर वक्त हर मोर्चे पे ये मुद्दा उठाना है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी और गठबंधन सभी इस मुद्दे को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो बैकफुट तो कहना नहीं है, हम तो बिल्कुल सामने हैं। नीचे है पार्टी में, जेडीयू आगे है, बीजेपी तो खैर नंबर 1 की पार्टी बन गई है, आरजेडी दूसरे नंबर की है, तीसरे नंबर जेडीयू की है, तब जाके मतलब लास्ट नंबर अगर नहीं नहीं, ठीक है, वो बात सही है। जब आंकड़ों पे जाएं तो वो बात आती है। हमारा एक गठबंधन है, आंकड़ों की बात दूसरी रहती है। लेकिन जहां मुद्दों का सवाल है, जहां पर इस चर्चा का सवाल है कि जो वो हम कांग्रेस पार्टी हमेशा उठाती रही है। और इस समय आर्थिक जो संकट है, एक तरह से जिस तरह से इस यहाँ पर सरकार ने आर्थिक बर्बादी का जो संचालन किया है जब से यहाँ पर आई है, आप देख रहे हैं। तो अब 10 साल से तो उन्होंने स्वीकार भी नहीं किया कि बेरोजगारी एक मुद्दा है। पिछले बजट में उन्होंने कहा, और बजट के बाद जो उन्होंने जो फैसले किए, उनका क्या निष्कर्ष निकला वो आप भी नहीं जानती। आपको पता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम निकले, कितने रोजगार किसको मिला, वो तो कह के चले गए। तो किसी को मालूम तक नहीं कि आखिर सरकार ने किया क्या। जब आप लोग संविधान की बात उठाते हैं, कहते हैं कि संविधान सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी काम कर रहे हैं, बीजेपी का कटाक्ष और टिप्पणी ये होता है कि वो क्या बात कर रहे हैं संविधान बचाने की, जिन्होंने खुद संविधान का हनन किया था। वो 1975 को याद दिलाते हैं, वो कहते हैं कि बाबा साहब को आपने सम्मान नहीं दिया। नहीं, देखिए, यहाँ पर जो हो रहा है,
भाजपा जो कदम उठा रही है, पहले तो सबसे पहले तो आपको लगता होगा ये जो 400 पार का नारा है वो किस लिए उठाया गया, और भाजपा के कई विशेष जो नेतागण हैं उन्होंने खुद कहा कि हम संविधान को बदलेंगे। इन्होंने खुद कहा, बार-बार जो आरएसएस के लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। ये उनके शब्द हैं। तो जब आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए तो संविधान तो खतरे में है, क्योंकि संविधान की बुनियाद तो आरक्षण है, सामाजिक न्याय है, धर्मनिरपेक्षता है, ये सब है। तो ये तो जो प्रहार है इन मुद्दों पे, इन सिद्धांतों पे, जो ये मूल सिद्धांत हैं, कांग्रेस के तो हैं ही, लेकिन ये तो संविधान के हैं। तो ये सब आज ये खतरे में है, और एक तरह से लोगों को जागरूक करना, ये बात, ये संदेश लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा फर्ज है। पहचान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, जान भी रहे हैं। इसका एक तरह से लोकसभा में इसका एक तरह आपने देखा भी कि इसका एक फैसला सामने भी आया, लेकिन बहुत सारी समस्या, और आर्थिक समस्या दूसरी एक समस्या है बहुत ज़्यादा। तो एक आर्थिक संकट में एक देश फंसा हुआ है इनकी नीतियों के कारण। कैसे गुर्बत कैसे निकालेंगे आप आर्थिक संकट से देश को बाहर? कहीं ना कहीं 60 से 65 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी बहुत सारी कमियां थी। उस समय आपने आरक्षण की बात सर क्यों नहीं की? उस समय आपने जाति जनगणना की बात क्यों नहीं की, जो आज किया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा? नहीं, देखिए, जो आरक्षण तो कांग्रेस ही लेके आया। संविधान में पहले संशोधन के बाद जो आरक्षण की बात चली तो वो कांग्रेस लेके आया। अगर कांग्रेस ने शोषण के खिलाफ जो कानून लेके आए वो कांग्रेस लेके आया। ओबीसी आरक्षण कांग्रेस लेके आया। महिलाओं का आरक्षण भी कांग्रेस लेके आया। सबसे पहले पंचायत में महिलाओं सशक्तिकरण की बात की तो कांग्रेस राजीव गांधी जी ने की। तो आरक्षण की बात तो हम तब से करते आ रहे हैं। जो सामाजिक न्याय की बात तो एक तरह हमारे जहन में है, ये तो हमारा वजूद है, ये इसकी बात तो हम सदियों से करते आ रहे हैं, गांधी जी के समय से अभी तक। लेकिन मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। आरएसएस का एक पंचजन्य करके इनका एक माउथपीस होता है, उनकी वाणी है समझ लीजिए। उनके संपादक ने ये लिखा कि जाति प्रथा होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये तो हमारी शक्ति है। अगर एनसीईआरटी किताबों से शोषण की जो जिक्र होता है, जाति प्रथा के वजह से शोषण का जो जिक्र होता है, उसको हटा देंगे तो ये संविधान पे, सिद्धांतों पे प्रहार नहीं है तो और क्या है, किसको कहेंगे? इसलिए हमारे पास एक जो वो हरकतें कर रहे हैं उसी के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। तो सब कुछ खतरे में है। और यहाँ पर हमने देखिए उदारवाद जो एक तरह से आर्थिक व्यवस्था में तो कांग्रेस पार्टी लेके आई। उदारवाद, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक लिबरलाइजेशन का प्रोग्राम लेके आए, डीब्यूरोक्रेटाइजेशन हुआ, और उसी के एक बुनियाद रही जिससे हमारी जो वृद्धि हुई, जो जीडीपी हुआ, सकल घरेलू उत्पाद हुआ, वो 10% हुआ। इन्होंने तो इसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उसको पूरा विकृत कर दिया, नोटबंदी से लेके और जीएसटी जिस तरह से लाए, और फिर आया कोविड। तो देखिए आप क्या हालत है इस देश की। तो जो उन्होंने किया, अब नोटबंदी के बाद तो मुझे लगता है कि बहुत लोग अभी रिकवर भी नहीं कर पाए, अभी सब रो रहे हैं यहाँ इन पर। चीजों की बात आप कर रहे हैं कि भाजपा ने लाया, जीएसटी भाजपा ने लाया, क्या अगर आपकी सरकार आती है तो इन चीजों को आप हटा देंगे पूर्णतः? हम एक व्यवस्था पहले से लाए थे, एक व्यवस्था ऐसी जिसमें हमने जो गरीब हैं उनको महफूज रखा मनरेगा स्कीम से, और दूसरी तरफ देश की वृद्धि हुई, 10% गिरा, ताकि सरकारी तिजोरी में पैसा भी आया और वो पैसा इस्तेमाल हुआ गरीबों के उत्थान के लिए। हमने दोनों चीज की। ये आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी ये बात लाए हैं। इन्होंने तो जितना हमारी आर्थिक स्थिति विकृत करने की बात की, गरीबों से जेब में हाथ डालकर पैसे निकालने की बात की, वो उन्होंने किया। अब मैं बताता हूँ, पेट्रोल की बात करते हैं। एक्साइज ड्यूटी तो केंद्र सरकार सबसे ज्यादा लेती है, और इसकी वजह से महंगाई तो केंद्र सरकार के हाथों में है। वो टैक्सेस कम करेगी, एक्साइज ड्यूटी कम करेगी, पेट्रोल के दाम अपने ही कम हो जाएंगे, और वस्तुओं के दाम। जीएसटी तो वो लेके आए। जीएसटी की परिकल्पना जिस तरह से उन्होंने की, जिस तरह से उसको विकृत किया, जिस तरह से इतने सारे स्लैब्स हैं, गरीब से गरीब आदमी जीएसटी देता है, अमीर से अमीर आदमी भी जीएसटी देता है। मतलब कहाँ बराबरी है बताइए मुझे। तो वो दे पाता है, एक तो दे पाता है। तो गैर बराबरी है यहाँ पर, गुर्बत है, बेरोजगारी है, क्या समस्या नहीं है। और आप देख रहे हैं जितने भी आंकड़े आ रहे हैं सरकार के, वो वैसे ही आ रहे हैं। आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। आप बाबू जगजीवन राम के नाती हैं। मीरा कुमार जो भारत की पहली लोकसभा स्पीकर, महिला लोकसभा स्पीकर बनी, उनके पुत्र भी हैं।
जब भी कोई पार्टी सत्ता से बाहर रहती है तो वो बात करती है पिछड़ों की, वो बात करती है दलितों की, वो बात करती है अल्पसंख्यकों की। लेकिन जब वो पार्टी सत्ता में जाती है तो शायद वो उनको भूल जाती हैं, फिर वो वही चीजें करती हैं जो वर्तमान सरकारें कर रही हैं। क्या इस चीज से निजात मिलेगा आने वाले समय में? क्योंकि जब कांग्रेस भी थे तब भी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जूझ रहे थे चीजों से, और कांग्रेस आज भी ने जूझ रहे हैं। कांग्रेस आरक्षण लाई, वो जब लाई जब वो सत्ता में थी। पदोन्नति की बात की आरक्षण में तो कांग्रेस ने की जब वो सत्ता में थी। जब हम शोषण का कानून लाए तब राजीव गांधी लाए, वो सत्ता में थे। जब हम पंचायत में आरक्षण देने का काम किया उन्होंने, तब हम कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। ओबीसी जब आया, आरक्षण ओबीसी पिछड़े वर्ग का, तो कांग्रेस पार्टी लेके आई, वो सत्ता में थी। महिला आरक्षण का भी बिल हमने पेश किया, ये तो बाद में आया। हाँ, दुर्भाग्य से वो लोकसभा में नहीं जा पाया, लेकिन हमारी तो ये मंशा थी कि वो जाए। तो ये सब तो कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने बस सामाजिक न्याय की बात तो हमेशा की। फिर भी अगर आज दलित पिछड़े पीछे हैं तो उसके जिम्मेवार तो दोनों ही लोग हैं ना सर। तो केंद्र में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार ही अभी तक रही है आजादी के बाद से। आज 78 साल बाद भी पिछड़े हैं, दलित अगर पीछे हैं, हर जगह उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी तो उतनी ही जिम्मेदार है। देखिए, एक ये जो जाति प्रथा है जिसकी वजह से ये गैर बराबरी है और भेदभाव है, वो ऐतिहासिक एक समस्या है। लेकिन इस समस्या की जांच की, इसके खिलाफ हमने लड़ा। एक गांधी जी ने पहले और कांग्रेस पार्टी ने दो लड़ाई लड़ी, एक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और एक सामाजिक न्याय को एक तरह से दिलाने के लिए। तो ये तो हमारी मंशा थी, ये हमारी एक मंसूबे थे। लेकिन ये इनके जब खिलाफ हो जाती है, जब ये पुरानी व्यवस्था को वापस लाना चाहते हैं, ये मंसूबों में फ़र्क है, ये एक तरह से उनकी नीयत में फ़र्क है। फ़र्क है, ये बात नहीं है कि आप कह रही हैं कि सत्ता में जो आता है फिर भूल जाता है, ये बात नहीं है। प्रयत्न पूरा हम करते हैं और हमने किया भी, हमने कानून भी लाए, लेकिन फ़र्क ये है इरादों में। तो इरादों से वो क्या करते हैं, जब उनका इरादा ही नहीं कि वो पुरानी जो व्यवस्था है उसी को कायम रखें। और ऐसे हो रहा है, हम जो इतिहास की जो किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें आप देखिए, उसमें जो संशोधन हो रहे हैं आप देखिए ना, जितने भी वर्णन हैं जाति प्रथा के, शोषण के, और मैं बताता हूँ उनका लॉजिक क्या है। वो ये कहना चाहते हैं जिस तरह से ये हटा के कि एनसीईआरटी में कि भाई जाति प्रथा थी, जाति प्रथा में तो कोई शोषण हुआ नहीं। जब शोषण ही नहीं हुआ ऐतिहासिक रूप से, तो आरक्षण की क्या जरूरत? ये उनका लॉजिक है और ऐसा करते आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनके जो लेखक हैं, उनके संपादक हैं, उनका जो वक्तव्य निकलता है बार बार, इस बात को ये दर्शाता भी क्या है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस बात पर ध्यान रखेगी जिस बात की चर्चा वो बार बार कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? तो क्या विधानसभा चुनाव में जब सीटों का आवंटन वो करेंगे बिहार में या किसी भी राज्य में, तो क्या सभी लोगों को उनकी हिस्सेदारी के अनुसार मिले? इस बिल्कुल। बात का ख्याल रखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज में ये हम चाहते हैं कि हमारा समावेशी विकास हो। वो तो सिर्फ उनके लिए तो एक नारा है। हम चाहते हैं कि एक पूरे समाज का विकास हो और कोई भी पीछे ना रह जाए। खास तरह से वो लोग जो जिनको महफूज रखना ज़रूरी है, ऐतिहासिक रूप से जो दबे हुए हैं। इसलिए हम दलित, पिछड़ों की, आदिवासियों की बात करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल। और हम ये चाहते भी हैं कि आरक्षण का दायरा और भी हो। ये हमारा एक, हमने बहुत बार-बार भी ये कहा है, ये इतना काफ़ी नहीं है, इसका और होना चाहिए। और इसमें जो भी कानूनी या प्रयत्न करने चाहिए वो होंगे, ये सरकार लाएगी। देखिए, ये हमारी मंशा हमेशा रही है, ये हमारी एक मुहिम रही है, ये हमारे हमेशा इरादे रहे हैं कि सामाजिक न्याय लाएँ। क्योंकि अब बहुत हो गया, आप ठीक कह रही हैं, 75 साल, 80 साल हो गए आज़ादी को, और अगर अब लग रहा है कि अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आया? फिर आपके जाना पड़ेगा। भाई, कानून में अगर कोई फ़र्क नहीं आए, अगर संविधान में, अभी संविधान भी हमने एक सुदृढ़ बनाया, सामाजिक न्याय भी उसको किया, फिर भी नहीं लाए, तो बहुत चीज़ें बदलनी होगी ना। आखिर हमें पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, और समाज से भी, अपने आप से भी पूछना होगा। जहाँ पर सामाजिक न्याय का मामला आता है तो सब लोग, हम सब हिस्सेदार हैं। तो हमें सबको एक मानसिकता बदलनी पड़ेगी। सियासत तो एक तरफ है, और जो हमारी अपनी मानसिकता है, जैसे माँ हमेशा कहती हैं कि आप कानून तो ला सकते हैं लोगों पे, पर मानसिकता पे कानून कैसे लाएँगे? तो वो भी हमें बदलना होगा, एक समाज को बदलना होगा। और समाज जब बदलेगा तो फिर एक तरह से एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जिसमें सामाजिक न्याय होगा। एक आखिरी सवाल सर, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कई वर्षों से सवाल उठ रहा है। कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम की वजह से आज भी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक
आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन पाते हैं, हाई कोर्ट के जज नहीं बन पाते हैं। आजादी के 78 साल में मात्र 3 बैकवर्ड, ये 2 SC ST और 1 OBC ही जज बन पाए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उन्हें अधिकार ये नहीं मिल पाता है। क्या इस पर बात करेंगी कांग्रेस? हम तो करते आ रहे हैं, हम तो बार बार ये मुद्दा उठाते आ रहे हैं कि ये देखिए नुमाइंदगी किधर है। और इतना ही नहीं, जो जजेस आ रहे हैं, जो न्याय दे रहे हैं, उसमें कहाँ है नुमाइंदगी ऐसे वर्ग की जिनकी आबादी इतनी ज्यादा है। कौन है उनके लिए बोलने वाला, आवाज उठाने वाला? पर इतना ही नहीं, हर हर तरफ देख लीजिए, हर व्यवसाय में देख लीजिए, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, आप पत्रकारिता में देख लीजिए, आप यहाँ पर इंडस्ट्री में देख लीजिए। ये सवाल तो सर आपके ऊपर भी उठेगा कि 65 साल तक आप सत्ता में रहे केंद्र सरकार की, आपने आखिर उसको ब्रेक करने का कोशिश क्यों नहीं किया? कॉलेजियम सिस्टम का विरोध आपने क्यों नहीं किया? नहीं, बिल्कुल हमने, देखिए सबसे पहले तो हमने ब्यूरोक्रेसी में पदोन्नति का आरक्षण हम लेके आए, ताकि जो भेदभाव है, एक तो आप आरक्षण के वजह से आप आ तो गए सरकारी नौकरी में, लेकिन भेदभाव इतना ज्यादा है कि आग उठ नहीं पाते, तो वो नुमाइंदगी बड़े पदों में हो नहीं पाती, तो वो तो हम लेके आए। लोकतंत्र में कॉलेजियम सूट करता है सर? सच सच बताइएगा, लोकतंत्र के हम हिसाब से चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बने, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, जिसमें ऐसे जो कमजोर वर्ग हैं, जिनकी नुमाइंदगी नहीं हो पा रही है, जिनकी भागीदारी नहीं है, वो ऐसे पदों पे आए जिससे वो शक्तिशाली बने और वो फैसले ले सकें अपने समाज के और पूरे समाज के हित में। तो ऐसी व्यवस्था की बात हम हमेशा करते रहेंगे, चाहे वो किसी तरह से हो, कॉलेजियस सिस्टम से हो, पदोन्नति में आरक्षण की वजह से हो, या कोई भी ऐसा आए। पहले तो हमने एक निजी क्षेत्र में भी बात की थी। देखिए कुछ बातें हो नहीं सकती, शायद संभव नहीं है, अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि नुमाइंदगी हर क्षेत्र में हो, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि फिर ये हमारे जो सामाजिक न्याय का जो एक संकल्प था, ये खोखला रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस लीडर अंशुल अभिजीत। कह रहे हैं कि विधानसभा की तैयारियां शुरू हो चुकी है और बेहतर करेंगे हम इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। गठबंधन हमारा मजबूत है और हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे यहाँ पे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या बिहार में इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा? बिहार के लोग कांग्रेस को कैसे देखते हैं? ये सारी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहरहाल लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप। मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।